चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 के प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर कोई इंसान कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिससे किसी दूसरे की क्या कॉज हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है, दूसरे पर्सन की, और वो जो एक्ट है वो किसी उस इंटेंशन के साथ किया जाता है, किस इंटेंशन के साथ, डेथ कॉज करने की इंटेंशन के साथ किया जाता है, तो फिर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किस चीज के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसके पास राइट है सेल्फ डिफेंस का टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ टू अनदर प्रोवाइडेड ही एप्रीहेंड्स डेथ बाय द एक्ट ऑफ द लेटर। ठीक है भाई, एक पर्सन के पास प्राइवेट डिफेंस किस हद तक रहता है, सेल्फ डिफेंस किस हद तक रहता है कि वो किसी सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकता है, प्रोवाइडेड, ठीक है, उसमें जो कैच है उसमें वो ये है कि भाई उसको भी इंस्टेंट फियर होना चाहिए किसका, डेथ का, कि सामने वाला मेरी डेथ कॉज कर देगा अगर मैं उसकी डेथ कॉज नहीं करूंगा तो। ठीक, यहां तक की बात हम समझ गए। चलिए तो फैक्ट्स देखते हैं। शिवा वेंट टू अ हार्डवेयर शॉप ओन्ड बाय अनूप। शिवा एक हार्डवेयर शॉप पे गया जिसका ओनर कौन था, अनूप। जब बार्गेनिंग कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ तो उनके बीच में थोड़े हैवी अल्टरकेशंस हो गए और शुभा और अनूप के बीच में क्या हुआ, थोड़े से झगड़े टाइप के हो गए और शुभा ने एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाया और अनूप को मार दिया। ठीक, व्हेन अनूप स्टार्टेड ब्लीडिंग, और अनूप ने क्या हुआ, अनूप को खून निकलने लगा तो उसकी वाइफ मरीदुल्ला ने इंटरवीन किया और मरीदुल्ला को भी शुभा ने उसी शार्प ऑब्जेक्ट से मार दिया और वो बेहोश हो गई, क्या हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। फाइंडिंग हिमसेल्फ टोटली कंसर्न, ठीक है, जैसे ही उसने देखा कि भाई मैं कॉर्नर्ड हो गया हूं और मेरे साथ कोई नहीं है, तो अनूप ने क्या किया, एक सीवियर ब्लो दे दिया शुभा के हाथ पे। ठीक है, कैसे, एक शार्प ऑब्जेक्ट से, और शुभा इंस्टेंटली मर गया। ठीक है, उसने शुभा को एक सीवियर ब्लो दिया एक शार्प ऑब्जेक्ट से, शुभा की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। यहां तक हम बात को समझ गए। चलिए, तो पॉसिबल डिसीजंस हमें देखने हैं। अनूप मर्डर्ड शुभा, Anup killed Shubha with the intention of killing to save himself and his wife. Anup killed Shubha without any intention to do so, just to save himself and his wife. Probable reasons for the decision. ठीक है, Anup killed Shubha with the intention of killing to save himself and his wife. ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे जो आपका पॉसिबल डिसीजन है और उसके बाद हमें देखने हैं क्या, पॉसिबल रीजन भी हमें देखने हैं। ठीक है, इतनी चीज हम समझ गए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे ए, ठीक, चार ऑप्शन में आपके पास ए है, तो यहाँ पे आप इतनी चीज समझ गए कि यहाँ पे आपका आंसर ए हो गया। ठीक है, अब ए हो गया तो हम देखेंगे कि भाई 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जाएगा। इफ अ पर्सन किल्स अनदर इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट, द इंटेंशन टू किल इज ऑब्वियस, नो। Anup used force apprehending death of himself and his wife, no. Anup used disproportionate force, yes. There was nothing to show that Shubha wanted to kill Anup or his wife. ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो ये चीज शो कर सके कि शुभा उसकी। चलिए ठीक, तो ये 3 हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ए और 3। ठीक, कि भाई वो मर्डर के लिए लायबल होगा। और क्यों लायबल होगा, क्योंकि उसने डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करी। किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट उसने डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करी, उसने डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करी अनूप शुभा के अगेंस्ट, क्योंकि उसको उस टाइम पे कोई भी इंस्टेंट फियर डेथ का वहां पे नहीं था। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रिंसिपल कह रहा है कि कंज्यूमेबल गुड्स विच आर नॉट फिट फॉर कंजम्पशन आर नॉट मार्केटेबल। कंज्यूमेबल गुड्स जो कि कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है वो क्या होते हैं, वो मार्केटेबल नहीं होते, उनकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। अ कंज्यूमर शैल नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ अनमार्केटेबल गुड्स, और एक कंज्यूमर अनमार्केटेबल गुड्स के अकाउंट पे सफर नहीं करेगा। ठीक है, अ सेलर इज लाइबल फॉर नोइंगली सेलिंग अनमार्केटेबल गुड्स। ठीक है, और एक सेलर लाइबल होगा कि अगर उसे पता होगा कि ये जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ ये अनमार्केटेबल है, इन्हें नहीं बेचा जा सकता, इनकी मार्केटिंग नहीं की जा सकती है, उसके बाद भी अगर वो उस पर्टिकुलर गुड्स को बेच रहा है तो। ठीक, यहाँ तक बात कंफर्म है, क्लियर है। ठीक, और फोर्थ बोल रहा है मैन्युफैक्चरर शैल बी लाइबल फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, और अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ भी खोट है तो उसके लिए लाइबल कौन होगा, उसके लिए लाइबल होगा मैन्युफैक्चरर और कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए फैक्ट्स। राम बोट अ कोका कोला बोतल फ्रॉम शर्मा शॉप। राम ने कोका कोला की एक बोतल खरीदी किसकी दुकान से, शर्मा की दुकान से।
ठीक है। बैक एट होम द सर्वर ओपन द बॉटल एंड पोर्ड द ड्रिंक इनटू द ग्लासेस, ठीक है। अब उसने क्या किया वहां पे कि जो सर्व कर रहा था उसने ग्लास को, बॉटल को खोला और उसको ग्लास में डाल दिया कोल्ड ड्रिंक को। ही फेल्ट इरिटेशन इन हिज थ्रोट, और जब उन्होंने पिया राम ने तो उसने इरिटेशन हुई उसकी थ्रोट में इमीडिएटली। राम एंड टॉम टुक द सैंपल टू टेस्ट एंड फाउंड नाइट्रिक एसिड इन द कंटेंट, ठीक है। जब वो उसको सैंपल को टेस्ट कराने ले गए तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर नाइट्रिक एसिड है। राम फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट शर्मा कोको कोला कंपनी एंड द बॉटलर किशन एंड को। तो राम ने किस किस के अगेंस्ट सूट फाइल किया? शर्मा जिसकी दुकान से खरीदी थी, कोको कोला कंपनी के अगेंस्ट किया और किशन एंड को के अगेंस्ट भी किया, ठीक है। किशन एंड को क्या करते हैं? किशन एंड को उस ड्रिंक की बॉटलिंग करते हैं। तो इन तीनों के अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया भैया? केस फाइल कर दिया। जब केस फाइल हो गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब हमें क्या सजेस्ट करना है? हमें सजेस्ट करना है एक डिसीजन, और उसके बाद हमें सजेस्ट करना है क्या? हमें सजेस्ट करना है एक रीजन, ठीक है। तो पहले हम डिसीजन देख लेते हैं। राम कैन नॉट गेट कंपनसेशन, टॉम कैन गेट कंपनसेशन, बोथ राम एंड टॉम कैन गेट बोथ राम एंड टॉम कैन गेट कंपनसेशन, ठीक है। ये तो क्लियर है यहाँ से फैक्ट से, क्योंकि भाई ये गुड्स जो है मार्केटेबल नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई उसके लिए लायबल होगा। अब देखिए यहाँ पे राम और टॉम दोनों को ही क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा ये हमें चेक करना है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से तो हमारा हो गया सी, ठीक। अब यहाँ जब हम आ गए हैं तो देखिए ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे? दो, सी का 5 और सी का 4, ठीक है। अब हमें देखना है कि 5 और 4 में से सही रीजन कौन सा है। तो पहला रीजन क्या कह रहा है? शर्मा डिड नॉट नो द कंटेंट्स ऑफ सील्ड बॉटल, एलिमिनेट करिए। क्यों? क्योंकि हमें इसे देखना ही नहीं है। राम डिड नॉट एक्चुअली सफर दो ही बॉट द बॉटल, एलिमिनेट करिए। टॉम डिड नॉट बाय द बॉटल, एलिमिनेट करिए। अब 6th, शर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, नो, ठीक है, क्योंकि वो नोइंगली नहीं बेच रहा है, तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास दो बचे हैं कि कोका कोला कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल सिंस इट सप्लाइड द कंसेंट्रेट, और 5th बोल रहा है कि किशन एंड को इज रिस्पॉन्सिबल सिंस इट एडेड वाटर, शुगर एक्सेट्रा एंड सील्ड द बॉटल। तो ठीक है, अब कौन लायबल होगा इसमें? ठीक, चलिए इसे हमें समझना है कि भाई कौन लायबल होगा। ठीक है, तो देखिए अब किशन एंड को क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि भाई वो तो बॉटलिंग कंपनी है, तो कोको कोला कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि उसे सप्लाई कौन कर रहा है? उसे सप्लाई कर रहा है वो जो, देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल लगाएंगे ना हम कि भाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या है? वो अच्छी नहीं है। ठीक है, और अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी अच्छी नहीं है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है। और मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चर कोको कोला की कंपनी कर रही है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोको कोला की कंपनी ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, यहां तक हम बात को समझ गए, यहां तक बात पूरी क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इफ A is asked to do something by B, B is responsible for the act not A। अगर A को B कुछ करने को बोलता है, B ने बोला ऐसे कि ऐसा ऐसा करो, तो अगर A वो काम करता है तो B उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, A उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि इफ A while acting for B commits a wrong, A is responsible for the wrong not B। ठीक है, अगर A बी के लिए कोई काम कर रहा है और उस टाइम पे वो काम करते करते वो कोई रॉन्ग कमिट कर देता है तो कौन लायबल होगा? बी लायबल होगा। ठीक है, और थर्ड बोल रहा है कि इफ ए इज ऑथोराइज्ड टू डू समथिंग फॉर बी बट इन द नेम फॉर ए विदाउट डिस्क्लोजिंग बीज प्रेजेंस बोथ ए एंड बी मे बी हेल्ड लायबल। ठीक है, अगर ए ऑथोराइज्ड है कुछ काम करने के लिए, किसके लिए? बी के लिए, बट इन द नेम फॉर ए, पर लेकिन खुद का नाम लेकर के कि मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी बिना डिस्क्लोज किए कि भाई वो काम मैं बी के लिए कर रहा हूँ, तो बोथ ए और बी में बी हेल्ड लायबल, दोनों को लायबल बनाया जा सकता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए फैक्ट्स। सोमू कॉन्ट्रैक्टेड विद अमर वेयर अंडर अमर वुड बाय अ पंप सेट टू बी यूज्ड इन सोमूज फार्म। सोमू ने क्या किया? अमर को कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, वेयर अंडर अमर वुड बाय अ पंप सेट टू बी यूज्ड। वहां पे अमर क्या करेगा? अमर एक पंप सेट खरीदेगा और वो पंप सेट कहाँ पे यूज होगा? सोमू के फार्म पे यूज होगा।
ठीक है। सच अ पंप सेट वाज इन शॉर्ट सप्लाई इन द मार्केट, और वो पंप सेट क्या था, वो पंप सेट शॉर्ट सप्लाई में था मार्केट में। गुलाब अ डीलर हैड सच अ पंप सेट एंड ही रिफ्यूज टू सेल इट टू अमर। गुलाब एक डीलर है जिसके पास वो पंप सेट था, लेकिन उसने अमर को वो पंप सेट बेचने से मना कर दिया। क्या बोल दिया कि मैं वो पंप सेट आपको नहीं बेचूंगा। अमर थ्रेटेंड गुलाब ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ ही फेल्स टू पार्ट विद द पंप सेट, ठीक है। और अमर ने बोला कि भाई, अमर ने गुलाब को थ्रेटन किया कि भाई मुझे तुम्हें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर तुम वो पंप सेट मुझे देने में फेल, ठीक है। तो गुलाब क्या करता है, गुलाब ने अमर के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी। अब प्रपोज्ड डिसीजन यहाँ पे हमें 4 दिए हुए हैं, अगले में सजेस्टेड रीजन 4 दिए हुए हैं, और फिर हमें हमारा डिसीजन बताना है, ठीक। चलिए, तो प्रपोज्ड डिसीजन पहले हम देख लेते हैं कि हमारे प्रपोज्ड डिसीजन क्या है, ठीक है। पहला प्रपोज्ड डिसीजन क्या है, पहला प्रपोज्ड डिसीजन है आपका कि अमर अलोन इज लायबल फॉर द रॉन्ग दो ही एक्टेड फॉर सोमू। अमर इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्ग दो ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद सोमू। सोमू इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड लायबल फॉर द रॉन्ग, बोथ सोमू एंड अमर आर लायबल फॉर द रॉन्ग, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल है दूसरा कि इफ ए वाइल एक्टिंग फॉर बी कमिट्स अ रॉन्ग, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी कौन है, सोमू, और ए कौन है, अमर। अमर किसके लिए काम कर रहा था, सोमू के लिए। तो भाई अमर अलोन इज लायबल फॉर द रॉन्ग दो ही एक्टेड फॉर सोमू, क्यों, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 2 यही कह रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा पक्का हो गया कि भाई यहाँ पे हमारा ए होगा, ठीक। अब जब यहाँ पे हमारा ए होगा तो ये डी वाला एलिमिनेट हो जाएगा और सी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट आंसर हमारा ए है, हमें पता है। तो अब हमें देखना है कि ए के साथ कौन सा 1 जाएगा या ए के साथ हमारा 2 जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें देखनी है। चलिए, तो अब फर्स्ट क्या कह रहा है कि अमर कमिटेड द रॉन्ग व्हाइल एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सोमू, और दूसरा कह रहा है अमर कैन नॉट डू while acting for Somu something which he cannot do while acting for himself. Both Amar and Sonu are liable since they are bound by the contract, no, and Somu has to be responsible for the act of Amar committed for Somu's benefit, no. तो यहाँ पे हमें देखना है कि भाई कौन सा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जा रहा है हमारा सही, क्यों, क्योंकि सोमू, अमर ऐसा कोई भी एक्ट सोमू के बिहाफ पे कमिट नहीं कर सकता है जो एक्ट वो अगर खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए अगर वो कोई काम कर रहा होता तो वो क्या, अगर वो खुद के लिए पंप खरीदने जाता तो वैसा करता, शायद नहीं करता। एक प्रूडेंट मैन तो ऐसा कभी नहीं करता। तो ये चीज ऐसी मानी जाएगी कि भाई ये उसकी गलती है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। ए इज द डिसीजन एंड 2 इज द रीजन, ए इज द डिसीजन एंड 2 इज द रीजन, ठीक। कंप्लीट, समझ में आ गई बात पूरी अच्छी तरीके से। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किस चीज की, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल, फैक्ट्स, प्रपोज डिसीजन और पॉसिबल रीजंस हैं, और फिर हमारे डिसीजन है विद द रीजन, ठीक। तो अब देखिए इसमें हमेशा इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना पहले ऑप्शंस के साथ भी जाया करिए, ठीक। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अब बी डी ए सी, अब देखिए ये ऑप्शन के साथ आप नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ए भी दिया है, बी भी दिया है, डी भी दिया है, सी भी दिया है, ठीक। तो इस ऑप्शन के बाद आप, इस ऑप्शन के साथ आप पता है कब जा सकते हैं, इस ऑप्शन के बाद आप जब जा सकते हैं जब आपको पहला जो आपका डिसीजन वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो आपका डिसीजन वाला पार्ट है ना, इसको लेकर के अगर आप कंफर्म हो गए कि हाँ भाई इसका आंसर तो ये ही होगा, तो इस चीज को लेकर के अगर आप कंफर्म हो गए कि हाँ भाई इसका तो ए ही है, मान लीजिए आपने सोचा कि ए ही आंसर है, तो अब आप आए ऑप्शन पे, आपने देखा यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो जब आपको कंफर्म है कि ए ही आंसर है तो सीधे ए पे टिक करिए और आगे बढ़िए। ये 3 वाला पॉसिबल रीजन वाला पार्ट तो आपको देखना ही नहीं है अगर आप वहां पे कंफर्म है तो, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए कभी ऑप्शंस में ए ही दिया हो, ठीक है, या फिर ए बी सी डी दिया हो लेकिन दूसरा जो पॉसिबल रीजन वाला है उसमें सब में 1 दिया हो, है ना, तो कि भाई रीजन तो 1 ही है, तो ऑप्शंस से भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो हमेशा ऑप्शंस के थ्रू भी जाइएगा और उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए पहले हम प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रपोज डिसीजन क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
तो हमारा प्रिंसिपल पहला कह रहा है कि द ओनर ऑफ अ लैंड हैज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द कंटेंट्स ओवर एंड अंडर द प्रॉपर्टी। एक ओनर है अगर लैंड का तो उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा किसी भी प्रॉपर्टी में, ठीक है, और किन कंटेंट्स को इंक्लूड करेगा वो उन कंटेंट्स को जो ओवर प्रॉपर्टी के ऊपर है और प्रॉपर्टी के नीचे हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि वाटर फ्लोइंग बिलो योर लैंड इज नॉट योर्स दो यू कैन यूज इट। आपकी लैंड के नीचे से जो वाटर बह रहा है वो आपका नहीं कहलाएगा, लेकिन आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। तीसरा कह रहा है कि एनी कंस्ट्रक्शन ऑन योर लैंड बिलोंग्स टू यू। आपके लैंड पे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो वो किससे बिलोंग करेगा, वो आपसे बिलोंग करेगा, ठीक है। और चौथा बोल रहा है ऑल मिनरल रिसोर्सेज बिलो द लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट, ठीक है। लैंड के नीचे के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो किसके होते हैं, वो स्टेट के होते हैं, ठीक है। मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स किसके होते हैं, स्टेट के होते हैं। चलिए यहाँ तक की बात हम समझ गए। अब हम देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। देयर इज अ सबटेरेनियन वाटर फ्लो अंडर सुरेश लैंड सरफेस। सुरेश के लैंड सरफेस के नीचे एक सबटेरेनियन वाटर फ्लो है, ठीक है। सुरेश कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज रिजर्वायर एंड ड्रू ऑल सबटेरेनियन वाटर टू द रिजर्वायर। सुरेश ने क्या किया, एक बड़ा सा रिजर्वायर बनवाया और जितना भी पानी था उसने वो रिजर्वायर में कलेक्ट कर लिया। As a result, the wells of all adjacent property owners have gone dry। और उसके कारण क्या हुआ, जितने भी आसपास की प्रॉपर्टी वालों के कुएं थे सब सूख गए। They demanded that either सुरेश must demolish the reservoir और share the reservoir water with them। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने ये डिमांड किया कि भाई आप या तो सुरेश को बोलिए कि वो उसको डिमिनिश करे उस रिजर्वायर को, या फिर उस रिजर्वायर में जितना भी पानी है वो सभी के साथ क्या करे, मतलब शेयर करे, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि भाई क्या हमारा प्रपोज्ड डिसीजन है और उसमें क्या हमारे प्रपोज्ड रीजन है, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी सब है, तो पहले हम हमारा डिसीजन निकाल लेते हैं। सुरेश नीडेड नॉट डिमोलिश द रिजर्वायर, सुरेश हैज टू डिमोलिश द। पहला बोल रहा है डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है, दूसरा बोल रहा है डिमोलिश करना पड़ेगा, तीसरा बोल रहा है कि उसे भाई शेयर करना पड़ेगा, और चौथा बोल रहा है कि द गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द रिजर्वायर, ठीक। ये बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट रिजर्वायर ले ले, ठीक। अब हम देखते हैं पॉसिबल रीजन कि वाटर कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय वन पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। Whatever is under Suresh land may be used by him. Suresh has to respect the right of others regarding water, ठीक है। तो देखिए whatever is अंडर सुरेश लैंड में भी यूज बाय हिम, वो यूज कर सकता है पर रिजर्वायर बना के पूरा पानी अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकता, है ना। सुरेश हैज टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स रिगार्डिंग वाटर, नो। अब देखिए वाटर कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय वन पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। बिल्कुल, ये आपका 2 वाला जो पॉसिबल रीजन है ये सही जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी का 2, ठीक है। देखिए ये आंसर हमने कैसा निकाला, ये आंसर हमने रीजंस के थ्रू निकाला, क्योंकि रीजंस ही उसमें इतने वेग थे कि हमें एक रीजन हमारा सही मिला और रीजन भी वहां पे 1 2 3 4 अलग अलग थे। तो हमारा जैसे ही हमें मिला कि सेकंड वाला रीजन सही है तो हमें आंसर भी मिल गया कि सेकंड रीजन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो D2 जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्रिंसिपल जो है, शायद ये आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है, तो इसे पढ़ लेते हैं। फिर इसमें वही पॉसिबल रीजंस दिए हुए हैं और पॉसिबल रीजंस और पॉसिबल डिसीजंस दिए हुए हैं, वो हमें बताने हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4। देखिए अब ये बिल्कुल इतने आसान जो है वो नहीं दे रहा है हमें, इतने आसान से क्या कहते हैं हम, ऑप्शंस नहीं दे रहा है। ऑप्शंस में ये हमें क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप किससे निकालेंगे, ऑप्शन से निकालेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, कुछ में आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कुछ में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगी, लेकिन हर तरीके से क्वेश्चन को हमें देखना है। हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि हम सीधे ऑप्शन पे कूदें, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करें। पहले जाइए भाइयों एवं बहनों, पहले जाइए, पहले समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और हर एंगल लगाइए, ठीक है। आपका माइंड हर तरीके से काम करना चाहिए, एक डायरेक्शन में नहीं भागना है, मल्टी डायमेंशनल होकर काम करना है। और जब मल्टी डायमेंशनल होकर काम करेंगे तो कोई ना कोई आंसर हम आराम से वहां से निकाल कर ले ही आएंगे। समझ रहे हैं बात को।
तो ठीक है, तो ये नहीं कि भाई मैंने आपको बता दिया कि हम ऑप्शन से भी आंसर पे जा सकते, तो हम हर क्वेश्चन में फिर ऑप्शन से ही आंसर पे जाएं, जी नहीं, हमें कभी कभी ऑप्शन से आंसर पे भी जाएंगे, कभी कभी ऊपर क्वेश्चन से ऑप्शन पे भी आएंगे, ठीक है। तो भगना नहीं है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए घबराना नहीं है, चीजों को आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ के सॉल्व करेंगे तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। चलिए तो पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, आई मीन 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, पिछली स्लाइड पे, और बोल रहा है कि एन एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिज एम्प्लॉइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वही बात हुई कि भाई एक एम्प्लॉयर लायबल होगा हर उस एक्ट के लिए जो कि उसका एम्प्लॉय करेगा, हर उस रॉन्ग के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बात को हम समझ गए। चलिए तो इतनी बात हम समझ गए, तो दूसरा आप प्रिंसिपल जो है उसे एक बार पढ़िए, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक, तो दूसरा जो आपका प्रिंसिपल वो क्या कह रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो एक्सरसाइज क्या करेगी, थर्ड पार्टी रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करेगी ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो पर्सन है वेदर अ पर्सन इज एक्चुअली इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्टीज मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज एक्चुअली एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, ठीक है, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं फैक्ट्स, क्या देखेंगे हम देखेंगे फैक्ट्स। नंदन वॉज अपॉइंटेड बाय सिंडिकेट बैंक टू कलेक्ट स्मॉल सेविंग्स फ्रॉम इट्स कस्टमर स्प्रेड अक्रॉस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन डेली बेसिस। नंदन को सिंडिकेट बैंक ने रख के रखा था कि भाई आप जो लोगों की डेली सेविंग्स रहती है वो अलग अलग जाके से कलेक्ट कर करके लेके आओ, ठीक है। नगम्मा अ हाउसमेड वाज वन ऑफ सच कस्टमर मेकिंग यूज ऑफ नंदन्स सर्विस, ठीक है। नगम्मा करके एक हाउसमेड थी, वो क्या करती थी, वो नंदन की सर्विस का यूज करती थी। सिंडिकेट बैंक आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स टर्मिनेटेड नंदन्स सर्विस। सिंडिकेट बैंक ने क्या किया, नंदन की सर्विस को कपल ऑफ ईयर्स के बाद टर्मिनेट कर दिया। नगम्मा अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट वाज हैंडिंग ओवर हर सेविंग्स टू नंदन हु मिसअप्रोप्रिएटेड देम। और नगम्मा को ये बात नहीं पता थी, फिर भी वो अपनी सेविंग्स किसे देती रही, नंदन को देती रही, और उन्होंने उसे मिसअप्रोप्रिएट कर दिया। नगम्मा रियलाइज दिस नियरली आफ्टर 3 मंथ, और 3 महीने बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ, वो बैंक के पास गई विड्रॉ करने मनी को, और जब उन्हें पैसा नहीं मिला तो वो कंप्लेंट कर दी उन्होंने बैंक के अगेंस्ट, ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए तो अब हमें देखना है पॉसिबल डिसीजन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई थर्ड पार्टी को रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी चाहिए ये पता करने के लिए। क्या यहाँ पे उन्होंने कोई भी रीजनेबल केयर ली, नहीं ली। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, ठीक। तो ऑप्शन से तो हम नहीं जा सकते, ये तो चीज हम समझ गए। चलिए तो सिंडिकेट बैंक शैल बी लायबल टू कंपनसेट नगम्मा, सिंडिकेट बैंक नॉट बी लायबल टू कंपनसेट नगम्मा, नगम्मा हैज टू ब्लेम हरसेल्फ फॉर हर नेग्लिजेंस। बिल्कुल नगम्मा को खुद को ही अपनी नेग्लिजेंस के लिए ब्लेम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या निकल गया है, सी निकल गया है, ठीक है, ठीक, क्या निकल गया हमारा ऑप्शन सी निकल गया है, ठीक। और हमारा ऑप्शन सी जो है मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत निकल गया है। कैसे गलत निकल गया है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए सिंडिकेट बैंक शैल बी लायबल टू कंपनसेट नगम्मा, सिंडिकेट बैंक शैल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट नगम्मा, नगम्मा हैज टू ब्लेम हरसेल्फ फॉर हर नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सिंडिकेट बैंक शैल बी लायबल टू कंपनसेट नगम्मा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, ए सही, सी सही हो गया। कैसे हो गया सी सही, क्योंकि हमारे को पहला ऑप्शन हमारा मिल गया ए, ठीक है। तो अब हमें 1, 2 और 4 को देखना ही नहीं है, हमारा ऑप्शन सीधे 3 से निकलेगा। 3 क्या कह रहा है, नगम्मा वॉज एंटाइटल्ड टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक अबाउट नंदन। बिल्कुल बैंक को उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। उन्हें क्या पता आपने किसको नौकरी से नहीं निकाला, किसको नहीं निकाला। रोज जो इंसान आता था तो वो तो एक ट्रस्ट के उस पर देती जा रही थी कि हाँ भाई ये तो रोज आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि भाई नगम्मा को बैंक के द्वारा इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था कि भाई हमने नंदन को हमारी सर्विसेज से निकाल दिया है, अब आगे से आप किसी भी तरीके का पैसा उसको ना दें, ठीक है। दूसरे पॉसिबल रीजन आपके क्या बोल रहे हैं, नंदन वाज नॉट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट ब्लेम अदर फॉर हिज ओन नेग्लिजेंस, भाई उसकी नेग्लिजेंस क्या है, उसमें तो बैंक को एक बार तो बताना चाहिए। अगर बैंक एक बार बता देती है और वो नेग्लिजेंटली उस न्यूज तक नहीं पहुंचती है तो बात अलग है, ठीक है। द बैंक इज एंटाइटल्ड टू एक्सपेक्ट इट्स कस्टमर नो एक्चुअल पोजीशन, नो, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया सी,
क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है।